जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो आपको पता होगा कि जैक बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए मॉडल सेट जारी किया है। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 का, मैं किसका बात कर रहा हूं, टर्म 2 का जो सेट जारी किया गया है उस पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप देखोगे क्लास का, तो मैं बात करूंगा आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री पे बात करेंगे। और ये सेट संख्या का आप देख सकते हो, सेट संख्या 2, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के लिए विषय क्या है, हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के लिए जो सेट 2 का मॉडल पेपर बनाया गया है, आज हम लोग उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। और दूसरी बड़ी बात कि वीडियो अगर आपको पसंद आई तो क्या करें, एक बार लाइक जरूर करें और साथ साथ में क्या करें, शेयर भी जरूर करें। और वीडियो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये जो वीडियो है वो का पीडीएफ, यानी कि वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सामान्य निर्देश के बारे में देखते हैं। तो देख सकते हो कि सामान्य निर्देश क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या दे, उत्तर दे। तो यहाँ पे पहला जो निर्देश है, तो इसी निर्देश को सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी आंसर दिए हैं हम लोगों ने क्या दिया है, हाथ से लिख कर दिए हैं। यानी कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर का फील आने वाला है पूरे के पूरे आंसर को पढ़कर, और बहुत ही आसान भाषा में क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। दूसरा देख सकते हो यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या कितना है, 19। अगर हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक का, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के 7 प्रश्न है, उनमें से केवल आपको 5 प्रश्नों के क्या करने, उत्तर देने हैं। और ये जो भी आप उत्तर दोगे वो अधिकतम क्या करने हैं, आपको 1 वाक्य में उत्तर देने हैं। और आप अगर सही करते हो तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना मिलेगा, आपको 2 अंक मिलने वाला है, ऐसा कहा गया। ये तो रहा पहला नियम। दूसरा क्या देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि यहां पे आपको 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिनमें केवल आपको 5 प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर देना है। और ये जो उत्तर रहेगा वो अधिकतम क्या करना है, 50 शब्दों में देना है। तो प्रत्येक प्रश्न का मान कितना है, आप देख सकते हो कि 3 अंक निर्धारित किया गया है। बात करेंगे अगले सामान्य निर्देश पे, तो देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 15 से लेके प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ प्रश्न है। और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के क्या करने, उत्तर देने हैं। और आप देख सकते हो अधिकतम कितना, 100 शब्दों में आपको आंसर देना है। और इसके लिए आपको कितने मिलेगा, 5 अंक मिलने वाले हैं। तो आपने तो निर्देश को समझ में आ गया होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग सेट के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो ये खंड अ है और देख सकते हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये क्वेश्चन क्या है, पहले देख सकते हो कि तुजक ए बावरी किस भाषा में लिखा गया। तुजक ए बावरी किस भाषा में लिखा गया, तो आंसर देख सकते हो कि तुजक, ये जो तुजक ए बावरी है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 पर, तो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे। देख सकते हो कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जो है वो जमींदार अपने पास रखते थे। तो मैं आपको अगर मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर क्या होगा, देख सकते हो कि 1/11 भाग, कितना, 1/11 भाग वसूली की गई धनराशि का जमींदार जो है अपने पास रख लेते थे। यानी कि टोटल 11 भाग वसूल करते थे और उस 11 भाग में 1 भाग क्या करते थे कि जमींदार अपने पास रखते थे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 पे, तो देख सकते हो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर देख सकते हो कि लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि चोरी चोरा घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई। तो चोरी चोरा घटना आपको पता होगा। तो चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग जो आंदोलन वो वापस ले लिया गया था। तो आंसर क्या है, देख सकते हो कि यह घटना 1922 में हुई। ये गोरखपुर जिला है और ये राज्य कौन सा है, देख सकते हो उत्तर प्रदेश राज्य पे। कहां पे, उत्तर प्रदेश राज्य पे क्या है, घटा था। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई थी। आप क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगला क्वेश्चन देख सकते हो 50 नंबर का क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पर हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां पे हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 13 दिसंबर 1906 को हुआ था। कब? सॉरी 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कब? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। अगर मैं स्थान का बात करूं तो यह बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पे क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहां पे हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 क्या है हमारा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था, इसके बारे में आपको बताना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी पे क्या किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। आपको पता होगा कि सबसे ऊंचा दरवाजा क्या है, बुलंद दरवाजा। तो उसका निर्माण किस लिए किया था, इसके बारे में बात है, किस उपलक्ष्य पे किया था। तो आंसर देख सकते हो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल सम्राट अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो आप अगर पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा है कहां पे, तो आप क्या बोलोगे कि आगरा के पास ही है, यानी कि फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर एक नाम है, वहीं पे, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, यह दरवाजा बनाया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन देख सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, और इसका आंसर क्या देख सकते हो कि 9 अगस्त 1942। कब? और 9 अगस्त 1942 में यह आंदोलन क्या हुआ था, शुरू हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने खंड अ पे बात कर लिया, अब हम लोग थोड़ा खंड ब पे बात करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या देख सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपको 50 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देने, और प्रत्येक के लिए कितने मिलने वाले, आपको 3 अंक जो है मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो दीन ए इलाही 1882 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया एक सोच थी। क्या थी? दीन ए इलाही जो था वो 1582 में मुगल सम्राट किसके द्वारा, अकबर द्वारा चलाया गया एक सोच थी, जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला गया था। जिसमें सभी धर्मों के क्या किए थे, जो भी मूल तत्व उसको डाला गया था। इसमें प्रमुखता जो भी हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई के धर्म क्या थे, शामिल थे। और साथ साथ में जो भी पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, उनके धर्मों का को भी क्या किया था, सम्मानित किया गया था। तो पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही किसने चलाया था, तो आप क्या बोलोगे, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। कितना में? 1882 में क्या किया गया था, चलाया गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन देख सकते हो 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ी थी, सिद्ध करना है। तो क्या क्वेश्चन देख सकते हो कि संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई जो हो रही थी वो एक्चुअली हल और कुदाल के बीच लड़ी थी, इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो भाई क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है, देख सकते हो कि हल और संथाल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी। क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों बोलेंगे कि दोनों की लड़ाई हल और कुदाल की थी, तो इसका हम लोग पहला कारण देख सकते हो। पहला क्या है कि चूंकि देख सकते हो यहां पे क्या है कि चूंकि संथाल वासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियां लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर क्या करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा। तो पहला क्या था कि आपको पता होगा कि राजमहल पहाड़ी जो क्षेत्र होगा उसमें पहाड़िया जनजाति रहा करते थे, और उनसे कर वसूलने का और जंगल के पेड़ों को काट कर और जंगल के जो भी फल फूल कंद मुंद होते हैं उनको बेचकर वहां के लोग क्या करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। तो चूंकि इनसे कर नहीं ले पाते थे और इनके द्वारा जो झूम खेती किया जाता था पहाड़ियां लोगों के द्वारा, तो उससे कहीं ना कहीं जंगल में पनप रहे साल के वृक्ष और जो भी इंपॉर्टेंट वृक्ष होते हैं वो खत्म हो रहे थे। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जंगलों पे कानून लगा दिया था कि कोई भी जंगल के जितने भी फल है फूल है कंद है उसका यूज नहीं कर सकता है। तो इसके बाद पहाड़िया लोगों ने क्या किया था, वहां पे विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उस विरोध को दबाने के लिए सबसे पहले इन संथाल लोगों को क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने एक दामिन एक कोह करके एक इलाका जो है इनको गिफ्ट में किया और बोला कि जाइए आप वहां पे खेती कीजिए और बसिए। तो जब ये लोग पहाड़िया क्षेत्र के दामिन और कोह इलाके पे गए तो वहां पे आपको क्या होगा कि संथाल लोगों ने क्या किया कि उस इलाके पे कब्जा कर लिया।
तो चूंकि पहाड़िया क्षेत्र के, अगर मान लो कि मैं इस क्षेत्र पे कब्जा कर लूं तो यहाँ के लोग क्या होंगे, इसके ऊपर ही चढ़े जाएंगे। तो वो जो जितने भी पहाड़िया लोग थे उन लोग को क्या करना पड़ा, राजमहल पहाड़ी के और भीतर पीछे क्या पड़ा, हटना पड़ा। ये सबसे पहला चीज। दूसरा क्या देख सकते हो कि पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। इसीलिए यदि कुदाल को पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा, क्योंकि इनका मुख्य काम खेती लायक भूमि बनाना एवं खेती करना था। तो चूंकि पहाड़िया लोग कुदाल से क्या करते थे, खेती करते थे, झूम खेती क्या करते थे, तो इसीलिए पहाड़ियों लोगों की प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, कुदाल। और जो संथालवासी थे इनका मुख्य काम था खेतों में कृषि करना, तो कृषि बिना हल का नहीं हो सकता। तो यानी कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या मान सकते हैं हम लोग, हल मान सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या था, हल और कुदाल के बीच में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देख सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी की राज अपहरण नीति क्या थी। लॉर्ड डलहौजी की राज अपहरण नीति क्या थी, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो देख सकते हो सबसे पहला आंसर क्या है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कहाँ आया था, भारत आया था। वह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। यह साम्राज्यवादी का मतलब ये राजा के जो भू क्षेत्र होते हैं उसको विस्तार करने के पक्ष में था। अतः भारत आते ही उसने अपने इस नीति का प्रयोग करना क्या क्या आरंभ किया। क्योंकि देखो जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो अपना प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता है। साधु महात्मा कभी भी सच्चाई मार्ग से नहीं पीछे हटते हैं। जो चोर होते हैं वो चोरी के मार्ग से नहीं हटते हैं। जो दुष्ट होते हैं उनका काम ही होता है दुष्टमय चीजों को करना। तो चूंकि डलहौजी का प्रवृत्ति क्या था, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाए। तो ये अपने प्रवृत्ति को जैसे ही वो 1848 में भारत आया गवर्नर जनरल बन के, तो फिर क्या क्या सेम उसी तरह का काम करना शुरू किया, जिसमें से एक राज अपहरण नीति उसका क्या था, एक तरीके का क्या था, नीति था। तो बात करेंगे इस राज अपहरण नीति के बारे में। तो देख सकते हो क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, पहला बात। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जो गोद निषेध नीति या राज अपहरण नीति के नाम से जाना गया। तो उसने क्या किया कि एक विस्तार के लिए, ब्रिटिश सरकार के विस्तार के लिए उन्होंने एक कूटनीति सिद्धांत अपनाया, जिसे क्या बोला जाता है, गोद निषेध नीति, या उसको क्या बोलेंगे, राज अपहरण नीति के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में क्या था इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा की चली आ रही थी। आपको पता होगा कि जो गोद लेने की प्रथा है वो क्या आ रही थी, चली आ रही थी। जब किसी राजा का, ये वाला का होगा, थोड़ा देख सकते हो, का पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले सकता था। तो अगर कोई राजा का बेटा नहीं हुआ, जैसे अभी भी आप देख सकते हो किसी भी दंपति का, यानी कि स्त्री पुरुष जो होते हैं, यानी कि किसी भी स्त्री पुरुष का अगर बेटा बेटी ना हो तो वो क्या करते हैं, किसी भी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो ये जो प्रथा है वो बहुत पहले से चला रहा था, कारण कि ताकि उन राजाओं को उत्तराधिकारी मिल सके, यानी कि उनका जो धन संपदा है, उनका जो राज है, उस पर क्या हो सके कि उनका कोई ऐसा आदमी आ जाए जो क्या कर सके, उनके चीजों को बचा के रख सके। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी, ये जो राज अपहरण नीति लाया इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देसी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी भी को क्या नहीं ले सकता, गोद नहीं ले सकता। इस तरह का उन्होंने क्या किया था, राज अपहरण नीति में नियम जो है लागू कर दिया था। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने राज अपहरण नीति के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। क्वेश्चन क्या देख सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताएं। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है ऊपर में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, थोड़ा लिखने में गलतियां हो गई थी, यानी कि यहाँ का शब्द आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो नीचे वाला आंसर है उसी को आप लेके क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों को क्या करना है, बताना है। तो भाई इसके कारण के बारे में बात करते, तो सबसे पहला कारण देख सकते हो कि 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कारण समझिएगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन है वो क्यों एक नया अध्याय है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध। क्या कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध।
दूसरा क्या होगा क्रिप्स मिशन, तीसरा क्या होगा विशेष शक्तियों की असफलता, चौथा क्या हो गया संवैधानिक गतिरोध, और पांचवा क्या हो गया अगस्त प्रस्ताव, और छठा क्या हो गया देख सकते हो कि निराशाजनक वातावरण। क्या है, तो इन सभी कारणों के कारण क्या हुआ था कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं तो अप्रैल 1942 को संवैधानिक गतिविधि लिया गया कि कांग्रेस किसी ऐसे स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करने के लिए क्या तैयार है। यानी कि ये जो स्थितियां पैदा हुई, पहला तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हुई, क्रिप्स मिशन की स्थिति पैदा हुई, विशेष शक्तियों की असफलताएं खत्म होने लगी, संवैधानिक गतिरोध आना शुरू हो गया, अगस्त प्रस्ताव को ठीक से नहीं पास किया गया ना, निराशाजनक वातावरण बन गया। तो इन सारे चीजों को क्या करेगी कांग्रेस नहीं मानेगी, और जिसके चलते क्या हो गया था कि मैं बोल सकता हूं एक तरह से कि हमारा जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख सकते हो कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। हमारा जो संविधान है इसमें हमारे राज्य को क्या माना गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या है दर्जा दिया गया है। तो देख सकते हो क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी भी धर्म निरपेक्ष शब्द पर जो देखिएगा कि ये जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना जो हमारा बना, जिसको आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो इस प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कितने 42वें नंबर के संशोधन पे यानी कि 1976 पे क्या गया था, जोड़ा गया था। तो ये जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और ना ही राज्य नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की क्या करती है, प्रेरणा देती है। यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, हम लोग का कोई अपना धर्म नहीं है कि हम लोग किसी एक खास धर्म को लेकर चलेंगे, ऐसी कुछ बातें नहीं है। हम लोग सभी धर्म को लेकर चलते हैं और राज्य ये भी नहीं बोलता है कि कोई भी एक क्या करें, कोई भी आप अपना ही एक धर्म को अपनाएं। आप कोई भी धर्म का क्या कर सकते हो, पालन कर सकते हो। चौथा देख सकते हो कि वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को अपनी इच्छा धर्म मानने के क्या करते स्वतंत्रता देती है। और पांचवा देख सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार दिया गया है। तो इन सभी कारणों से हम लोग बोलेंगे कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो देख सकते हो क्या है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये जो मनसबदारी व्यवस्था था इसके बारे में हम लोग थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मनसबदारी प्रथा के बारे में, तो देख सकते हो क्या है कि अकबर ने जागीरदार प्रथा के स्थान पर मानसबदारी प्रथा के आधार पर सेना का क्या क्या गठित करना शुरू किया। मानसबदारी सेना को गठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मानसदारी अपनी अपनी श्रेणी और पद, माने जिसको हम लोग बोलेंगे मानस है ना, मानसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक क्या कर सकता था, रख सकता था। इस व्यवस्था में मानसदार सम्राट को प्रति माह क्या करता था, नगद वेतन क्या करता था, प्राप्त होता था। तो इसी को क्या बोलते हैं, मानसदारी प्रथा बोलते हैं। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का, तो देख सकते हो कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहां के नेतृत्वकर्ता का क्या निकला, नाम लिखना है। तो पहला क्या है, झांसी, यानी कि कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। तो पहला क्या है, झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। और बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। ये नाम आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और लखनऊ से कौन था, थोड़ा आप हमको देखिए, और 2 नाम रह गए, एक तो दिल्ली क्या है, एक दिल्ली और दूसरा क्या हो गया, लखनऊ। तो लखनऊ से तो बेगम हजरत महल था। आप मुझे ये बता दें कि दिल्ली से किसने किया था, आप थोड़ा मुझे बता दें तो मैं आपको समझूंगा कि आप पढ़ते हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना करो आंसर का। तो चूंकि आप समझिएगा कि मुगल काल में जो अधिकारी वर्ग था, इन अधिकारी वर्गों को ही हम लोग क्या बोलते थे, अभिजात वर्ग के रूप में संबोधित किया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुगल अधिकारी वर्ग के प्रमुख अंग थे। ये जो अभिजात वर्ग है ये लोग क्या थे, ये लोग मुगल अधिकारी वर्ग का क्या था, प्रमुख अंग था। तो किस तरह समझेगा कि मुगल काल में सरदारों की गणना शासक तथा उच्च वर्ग में होता था। तो मुगल काल में जो सरदार का जो गणना होता था या तो वो शासक में या तो उच्च वर्ग में होता था। ये सरदार अथवा अमीर विभिन्न वर्गों में क्या होते थे, बटे होते थे। इनमें मध्य एशिया से आए मुगल सरदारों का विशेष स्थान होता था, जो भी मध्य इतिहास आया है।
उनके बाद तुर्क अफगान सरदारों का दर्जा होता था, यानी कि सबसे पहले मध्य एशिया से आए हुए सरदारों का, उसके बाद तुर्क अफगान से आए हुए सरदारों का, और बाद में जो भी भारतीय मुसलमान सरदार है तो शेख जायदे या मैं बोलूँगा कि जो भी हिंदुस्तानी होते थे उनका। तो राजपूत राजा, हिंदू उच्च अधिकारी तथा मराठे भी मुगल अधिकारी वर्ग में क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। मुगल कालीन अधिकारी वर्ग में कुलीन एवं योग विदेशी तथा राजवंशीय राजपूत और योग हिंदुओं को मुगल अधिकारी वर्ग में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो यानी कि राजपूतों ये सब तो अधिकारी था ही, साथ में मुगल अधिकारी वर्ग में जो भी कुलीन वर्ग का और जो भी योग विदेशी जो भी राजवंश के राजपूत होते थे उनको भी क्या करते थे कि मुगल दरबार में अधिकारी यानी कि अभिजात वर्ग में शामिल होने के लिए क्या दिया जाता था, आदेश दिया जाता था। जहांगीर ने अफगानों तथा शाहजहां ने मराठों को भी शासक वर्ग में शामिल कर लिया था। तो जहांगीर ने क्या किया था, अफगानों को, और शाहजहां ने क्या किया था कि मराठों को भी क्या किया था, शासक वर्ग में शामिल किया था। राजपूतों, मराठों तथा हिंदुओं का मुगल साम्राज्य में विश्वास बढ़ने के साथ साथ इनका आधिकारिक वर्ग में भी अनुपात निरंतर क्या हो गया, बढ़ता रहा। तो हुआ क्या था कि जो भी राजपूते हैं और मराठे हैं और जो भी हिंदू हैं वो लोग मुगल का क्या कर सकते थे, विश्वास बढ़ाने लगे, जिसके साथ साथ क्या हुआ कि इन अभिजात वर्ग के जो अधिकारी हैं उनका जो अनुपात है वो भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। साथ में देख सकते हो कि मुगल शासक वर्ग की जीवन पद्धति। तो भाई मुगल कालीन शासक अथवा उच्च अधिकारी वर्ग अपनी संपन्न आर्थिक स्थिति के कारण ऐश्वर्य एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। उनका भाई जो भी अधिकारी वर्ग है उनका जो आर्थिक संपन्नता था जिसके कारण वो ऐश्वर्य का और विलासिता का जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे। मुगल सरदार शानो शौकत में सम्राट का अनुकरण करते थे, उनके नाम को लेते थे एकदम शानो शौकत के साथ। ये फलदार वृक्ष एवं सुंदर फलवारों से युक्त बागों में बने शानदार महलों में क्या करते थे, रहते थे। ये जितने भी अभिजात वर्ग के लोग हैं ये लोग बगानों में जिनमें फल के पौधे हैं और सुंदर सुंदर वृक्ष लगे उनके बीच में क्या करते थे, घरों में रहते थे। वे बड़ी संख्या में दास दासियों, देख सकते हो, घोड़े, हाथी आदि क्या करते थे, रखते थे। कई सरदारों के पास बड़े बड़े क्या रहते थे, हरम थे। हरम माने क्या होता है कि दास जिसको बोलते थे, हरम थे। वे खाने पीने में बहुत खर्च करते थे, है ना, किसमें, खाने पीने में। भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा फल होते थे। कई फल तो बलख, है ना, बुखारा और तथा देख सकते हो समरकंद से मंगवाए जाते थे, है ना। बर्फ का भी बहुत प्रयोग होता था। स्त्री पुरुष दोनों ही कीमती गहने और कपड़े धारण करते थे। अपने स्तर के अनुसार सरदारों को वर्ष में 2 बार सम्राट को क्या देना पड़ता था, भेंट भी देना पड़ता था। इतने भारी व्यय के कारण मुगल साम्राज्य प्राय क्या होता था कि कर्ज में क्या होते थे, फंसे रहते थे। भाई शानो शौकत के लिए क्या होते थे, कर्ज में फंसे रहते थे, देख सकते हो कि अधिक व्यय के कारण। तो मुगल सरदारों के बचत में विशेष रुचि नहीं थी क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति सम्राट द्वारा क्या होता था, जब्त कर ली जाती थी। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि केवल उन्हीं सरदारों की संपत्ति जब्त की जाती थी जिनको केंद्र सरकार ऋण चुकाना होता था। कौन, जो भी सरकार उनको क्या देना होता था, ऋण चुकाना होता था। तो मृत सरदार के उत्तराधिकारियों से उनके द्वारा ली गई ऋण की राशि काटकर शेष संपत्ति सेठ सन थी उसमें बांट दी गया था। तो जो जितना भी उसको मान लो कि जितना पैसा दिया और जो भी पैसा उसका बना ऋण का वो पैसा काट लिया जाता था और बाकी जो होता था चुका दिया जाता था। इसके अतिरिक्त मुगल काल में पूंजी निवेश के अच्छे माध्यम न होने के कारण भी मुगल सरदार अपने रहन सहन पर बहुत अधिक व्यय करते थे। भाई अच्छा माध्यम नहीं हुआ तो फिर जो होता था उसमें होता था। तो मुगल सम्राट के प्रधानमंत्री अब्बुल फजल ने सरदारों को उद्योग, क्रय विक्रय तथा ब्याज पर धन लगाने की क्या दी थी, सलाह दी थी। तो ये तो पूरा का पूरा अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी, ये आपका क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा इसके आंसर पे बात करते हैं। तो देख सकते हो आंसर क्या है, देख सकते हो कि पहाड़िया लोगों की आजीविका और संथाल लोगों की आजीविका में अंतर। तो पहला क्या देख सकते हो कि 18वीं शताब्दी के परिवर्तित दशकों में राजस्व अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पहाड़िया जंगल की उपज से अपनी जीविका चलाते थे। देख सकते हो जो भी पहाड़िया लोग हैं वो लोग जंगल की उपज से क्या चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। और क्या करते थे, झूम खेती क्या करते थे, जंगल को साफ करके, है ना,
बुनाई, है ना। जमीन पर लोग खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार क्या करते थे, उगा लेते थे, है ना। जो भी उनकी जरूरत की चीजें उनको उगा लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन पर खेती करते थे और उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे। यानी कि जिस भी इलाकों को काटे उसमें खेती के 4-5 साल और फिर क्या करते थे कि नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे उन जमीनों में खोई हुई जो उर्वरता है वो फिर से क्या हो जाती थी, उत्पन्न हो जाती थी। इसके विपरीत संथाल लोग अस्थायी खेती करते थे। ये लोग देखो झूम खेती करते थे नाच नाच के, और ये लोग क्या करते थे, अस्थायी खेती करते थे। वे परिश्रम से जंगल को साफ करके खेतों की जुताई करते थे। उनकी जमीन चट्टानी थी लेकिन उपजाऊ थी। बुकानन के अनुसार वहां तंबाकू और सरसों के क्या होती थी, अच्छी खेती होती थी। हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी पहाड़िया लोग होते थे वो लोग एक क्षेत्र को काटते थे और जला देते थे लकड़ियों को, खेती करते थे, फिर 4-5 साल के बाद आगे बढ़ते थे। लेकिन ये लोग जो संथाल लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, एक ही जगह ही क्या करते थे, खेती करते थे। दूसरा क्या देख सकते हो कि पहाड़िया लोग गुजारे वाली और खाद्य पदार्थों की खेती अधिक करते थे, जबकि संथाल लोग व्यापार और नकदी फसलों की क्या करते थे, खेती करते थे। तो ये लोग जो भी खाने वाले फसलें होते हैं उनका उत्पादन ज्यादा करते थे पहाड़िया लोग, लेकिन संथाल लोग क्या करते थे, जो भी बिजनेस वाले जो भी खेती होते थे उनको क्या करते थे, ज्यादा मात्रा में करते थे। तो देख सकते हो कि पहाड़िया लोग जंगल साफ करने और खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। वे जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। ये जंगल के जो लोग थे ये लोग का बोलना था कि हम लोग कुदाली से क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो कुदाली से खेती करेंगे यानी कि जहां भी जगह मिला कुदाली से कोड़ के खेती कर लो। और ये लोग कभी भी जंगल ना कटे इसलिए कभी भी क्या करते थे, ये लोग हल का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि हाथ से खेती करते थे और उपद्रवी व्यवहार करते थे। और जब देखो तब नहीं हो तो उपद्रवी, जैसे जंगली वाला बोलते तो उस तरह का व्यवहार करते थे। इसके विपरीत संथाल आदर्श बंदिशें प्राप्त थी। उनकी जो काम करने का तरीका था वो बंदिशी प्राप्त थी, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन में आके वहां पे बसे थे, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर क्या करते थे, जोतते थे, जिससे कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का, जंगलों का क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। बात करेंगे चौथे पे, तो जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे और बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करते थे। संथाल लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते थे। जो भी जंगल के लोग होते थे वो लोग खाने के लिए क्या करते थे, महुआ के फूल को एकत्रित करते थे और बेचने के लिए जो भी रेशम के जो भी कोया होते हैं, जो भी राल होते हैं और जो भी काठ कोयला बनाने के लिए जो भी लकड़ियां होते थे उनको एकत्रित करके बेचते थे। लेकिन संथाल लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे। बात करेंगे 5वें पे, देख सकते हो कि पहाड़िया लोग प्राय उन मैदानों पर आक्रमण किया करते थे जहां किसान एक स्थान पर रहकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़िया द्वारा यह आक्रमण प्राय अपने आपको विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। संथाल लोग इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं रखते थे। जो भी पहाड़िया लोग होते थे वो लोग आक्रमण करते थे मैदानी इलाकों में, कारण कि ये लोग क्या करते थे कि जब इनके क्षेत्रों में अकाल या सूखा या इस तरह का कुछ भी स्थिति आता था तो ये लोग ऐसे जगहों पे जाके आक्रमण कर देते थे जहां पे कोई इंसान जो है बहुत लंबे समय तक क्या रह रहा है। पर देख सकते हो कि मैदान में रहने वाले जमींदारों को प्राय पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। जो भी मैदान में रहने वाले जो भी जमींदार होते थे ये लोग क्या करते थे कि इनके क्षेत्र में चोरी ना होगा, इनको मारेगा नहीं, तो इसके लिए जो भी पहाड़ के मुखिया होते थे उनको क्या करते थे, खारिज, यानी कि उनको क्या देता था, पैसा देकर क्या किया जाता था, अपने आप को शांति खरीदनी पड़ती थी। पहाड़ी लोग व्यापारियों से पथ, देख सकते हो कि पहाड़िया लोग व्यापारियों से पथ कर लिया करते थे। यानी कि जो भी व्यापारी होते थे अगर उनके क्षेत्र से वो पार हो रहे हैं तो उनके लिए उनको क्या देता था, रोड टैक्स देना पड़ता था, पथ कर देना पड़ता था। पथ कर लेकर वे व्यापारियों की क्या करते थे, रक्षा करते थे। लेकिन संथाल लोग ऐसा कोई भी काम नहीं किया करते थे। तो दोनों के बीच में हम लोगों ने अंतर के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे नमक कानून के बारे में। तो देख सकते हो कि नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों के क्या करना है, वर्णन करना है। तो सन 1930 में गांधी जी ने कुछ मांगों के साथ इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें अन्य मांगों के साथ नमक कर समाप्त करने की बात कही। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर नमक कर समाप्त नहीं किया गया तो सभी ने अवज्ञा क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो इरविन के इनकार करने पर गांधी जी ने अपने 78 अपने सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू किया। यह यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह के लिए
के लिए थी। तो गांधी जी और उनके सहयोगी 24 दिनों तक प्रतिदिन 10 मील प्रतिदिन तक चलते थे और 6 अप्रैल को कहाँ पहुंचे, नमक क्या बोलते हैं, डांडी पहुंच कर क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया। तो भाई पूछा जाता है कि नमक यात्रा की शुरुआत कब हुई, तो अब क्या बोलोगे कि 1930 में। कब? 1930 में। तो गांधी जी ने क्या किया कि उनका जो कुछ मांग था कि सबसे पहले तो क्या करे कि यह नमक कर हटा दिया और जो भी 11 मांगे उनके साथ सम्मिलित करके क्या किया कि वो लोग इरविन को खत लिखा, इरविन को चेतावनी दिया कि अगर तुम मेरे खत को नहीं मानोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो जब वो नहीं माना तो गांधी जी ने क्या किया कि अपने 78 सहयोगियों को लिया और नमक यात्रा क्या क्या शुरू किया। तो इसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से, जो अहमदाबाद में है, साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर जो डांडी नामक जो जगह है वहां तक क्या किए, 24 दिनों तक 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से चलकर, यानी कि 10 किलोमीटर के लगभग चलकर क्या किया कि 6 अप्रैल को क्या पहुंच गए थे, को डांडी पहुंचा और वहां पे क्या किया, नमक कानून को क्या तोड़ा और एक तरह से मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम किया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका क्या करना है, वर्णन करना है। प्रारूप समिति का क्या करना है, भूमिका का वर्णन करना है। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका के अगर बात करें तो देख सकते हो क्या है आंसर कि अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप का क्या था, पास करवाने का क्या था, उत्तरदायित्व था। यानी कि अंबेडकर जी के पास क्या था, संविधान सभा के पूरे का पूरा जो कानून व्यवस्था है वो देखा करते थे। साथ में इस कार्य में कुल मिलाकर 3 साल लगे तथा इस दौरान हुए बहसों में प्रकाशित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में क्या क्या छपा गया। यानी कि 3 साल में जितना भी पूरा का पूरा बहस हुआ उन बहसों को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया और लगभग 11 भारी भरकम क्या किया गया, खंडों पे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। यह जो पूरा का पूरा जो संविधान बनाने का जो पूरा का पूरा कार्य था प्रारूप कमेटी का, वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि एक रोचक क्या था, प्रक्रम था। तो संविधान में देख सकते हो कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण बहुत क्या किया, बहुत सफाई से क्या क्या प्रस्तुत किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से संबंधित बहुत से मामलों पर क्या करते थे, परस्पर विरोधी विचार को देख सकते थे। तो आखिर ये जो सारा का काम है उसको लिखने का काम किसका था, प्रारूप समिति का था। तो आप देखोगे कि देश, जैसे कि भाई विचार जो था, विरोधी विचार, वो किस तरह का था। तो देश में भावी स्वरूप पर है ना, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीति होनी चाहिए, आर्थिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, है ना, नागरिकों के नीति मूल्य किस तरह के होने चाहिए, इस तरह के जो सवाल थे वो होते थे और इन सारे को समझकर लिखने का काम किसका था, तो प्रारूप समिति का था। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोग प्रारूप समिति का बात कर लिया और जितने भी आंसर है सारे के सारे हम लोगों ने बात कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या करें, लाइक करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको क्या हो मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।